गुड मॉर्निंग क्लास। आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ आप सबके बीच में। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़े। और भाई आपका पेपर बहुत नियर बाई है अब, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो सेट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है। बड़ी भिन्न बतानी है आपको, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, देखो डाटा ऐसा है कि 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4, ठीक है। ये आपके सामने वैल्यूज हैं। आप क्या करोगे, आपको बताने की कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अगर इजी क्वेश्चन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बाकी बहुत सारे तरीके हम आगे सीखेंगे जब हम थोड़ा सा बेसिक से डिटेल से चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को, सिंप्लीफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो आप, 3 2 6, 7 1 7, तो ये देख लो क्या आ गया, इधर 6 आ गया, 7 आ गया। तो जो छोटी होती चली जाएगी अंश की साइड, उसे आप छोड़ते चले जाओगे। तो ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो इसका रोल खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। अब मैं इसके साथ इसे देखूंगा, ठीक है। ये देखो 6 और 5 3 15, ये वाली आ गई 15 और ये वाली आ गई 6, ये खत्म होगी। अब मेरी ये वाली चल रही, ठीक है। अभी ये वाली बड़ी है, अब तक मैंने जितनी चेक कर ली। अब देखो 5/6 और 3/4 मुझे पता करना है कि कौन सी बड़ी है, तो कैसे करूंगा। 5 चौक 20 और भाई 36 18, तो किसका बड़ा है, इस वाली का बड़ा है, तो यही भिन्न मेरी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, 5/6। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अंश की साइड लिखोगे, जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। किसी एक से करना शुरू करो, दो से कंपैरिजन करते जाओ, एक को हटाते जाओ, ठीक है। ऐसे आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें फ्रैक्शंस आपको लिखी हुई दिख रही। 1/7 की वैल्यू आपको पता है, तो 2/7 की कितनी होगी। 1/3 की वैल्यू आपको पता है, 5/6 की वैल्यू आपको पता है, 3/4 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। आप उससे भी कर सको, परसेंटेज की फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी हमने करा और इस सेट में फिर से रिपीट है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। समझो क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया था, याद है क्या आपके। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। मैंने बताया था कि जो शेषफल है ना पहले वाला, उसको आप सीधा डिवाइड कर दो। तो मैंने इसे जब 29 से डिवाइड करा तो 58 आ गया। क्या आपको कितना पता लगा कि भाई 5 आ गया रिमाइंडर। तो 5 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ऐसे कर लेना, बस आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन की। कभी बेसिक से पढ़ेंगे ना तो तब सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्या चीज़ कैसे होगी फाउंडेशन के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीन आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उसी दूरी को पूरा कर, एक मतलब क्या है, सब सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। मतलब क्या है, पूरा पैर पड़ना चाहिए, आधा ना पड़े भाई, ठीक है। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना बस, ठीक है। क्या क्या संख्या है, 63, ये तीन संख्या है। आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम। चलो निकालते हैं भाई, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने नोटिस करा, मैंने ये वाली संख्या ले ली 77। तो भाई ये बताओ, इसमें 7 और 11 आ गया क्या। तो इस 70 का भी इसमें 7 आ गया क्या ऑलरेडी, तो 10 की कमी है तो 10 ले लूंगा मैं, ठीक है। अब इस 63 का 7 आ गया क्या, 9 की कमी है तो मैं 9 ले लूंगा, ठीक है भाई। बस ये चीज करनी है मुझे। ये जीरो मेरे पीछे आ गई इसकी, ठीक है। 9 से 63, 63 3 कैरी 6, 63 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो 69, ये आ गया, ये आ गया, ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है भाई। ऐसे करना, खत्म। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। अगर इसे आप बेसिक से करोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखोगे आप, वन 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 के पीछे जीरो लगाओगे, 4, ठीक है। फिर आप इनका एलसीएम लोगे, उससे उसे डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर चेक करोगे कौन से वाली नियर बाई बैठेगी, ठीक है। एक तो वो तरीका है। या फिर आप देखो कि आप इन तीनों के मल्टीपल चेक कर लो किस ऑप्शंस के अंदर है। और जैसे कि ऐसा होगा कि दो ऑप्शन के अंदर मिल गए तो छोटे वाले को पिक करेंगे, क्योंकि लघुत्तम संख्या की बात हो रही छोटे वाले की, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले किसे पिक कर लूँ, मैंने मान लो कि ये संख्या पिक कर ली,
ठीक है, मैं चेक करूंगा कि 12 है क्या इसके अंदर। 12 का 12 होने का मतलब क्या है कि 4 मिल जावे और 3 मिल जावे। ठीक है, तो मैं चेक 4 मैंने चेक करा, 4 का डिविजिबिलिटी बोल रहा है कि बाद की दो संख्या चेक कर लो। अगर बाद की दो संख्या 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल है भाई। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी क्या बोल रहा कि नंबर का टोटल कर दो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर होगा। ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ये तो पूरा पास हो गया भाई। 9 है तो 3 से डिविजिबल है। अब 18 से देखो आप, 18 का डिविजिबिलिटी क्या कह रहा है कि 2 और 9 से होना चाहिए। लास्ट की संख्या चेक करी तो 2 से तो हो गया, और अभी चेक करता टोटल 9 है, तो बिल्कुल 9 था इसके अंदर। तो ये अभी तक तो पास है भाई। अब 21 देख लूंगा मैं। ठीक है, 21 से चेक करना है मुझे। ठीक है, 7 या 21, यानी 3 से तो पहले ही हो गया जब 9 से है, तो मैं 7 से चेक कर दूं इसे बस एक बार। ठीक है, जब मैं इसे 7 से चेक करूंगा तो एक बार 7 से और चेक कर दो बस। अगर हो गया तो बात बन जाएगी भाई, वरना फिर हम किसी और ऑप्शन को चेक करेंगे। 7 एकम 7, ये 3 आ गया 32, 7 चौक 28। ठीक है, ये 4 आ गया 42। जी नहीं, ये नहीं है भाई, 7 से नहीं है, तो इसी वजह से लास्ट में फेल हो गया। ठीक है, अब मैं किसे देखूंगा, अब मैं इस ऑप्शन को देख लूंगा, लेकिन मैं क्या इससे पहले इसे देखूंगा एक बार। वैसे सबसे छोटा ही था, मुझे ये चेक करना चाहिए था, प्रायोरिटी इसे देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। 4 से है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। 3 से है क्या, 8 और 1 9 टोटल, जी हाँ बिल्कुल है। 9 से 8 और 1 9 है, तो बिल्कुल है। 21 यानी 3 से तो है, 7 से चेक करना, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है मुझे दिख रहा। 7 एकम 7, 3 आ गया 30 हो गया। 7 चौक 28, 2 आ गया 8 उतार ले, 7 चौक 28, ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। ठीक है, और सबसे छोटा भी यही था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शन पे, वरना प्रायोरिटी से ही देनी थी सबसे छोटे को। चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ये प्राइम नंबर पे बनाया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान रखियो। मैं बताऊंगा अभी, दो फिक्स पैटर्न होते हैं, उन पे पूछा जाएगा ज्यादातर। आपसे पहले कम से कम मान के चलो 7 8 बार क्वेश्चन आ गए दोनों डाटा पे। देखो क्या बोला, दो अभाज्य संख्या एक्स और वाई है, एक्स बड़ा है वाई से, और इनका क्या है का लघुत्तम समापवर्त 161 है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाई लघुत्तम समापवर्त ही होगा, क्योंकि वे दोनों प्राइम नंबर ऐसे हो जाएंगे आपस में। देखो कि उनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन ना हो, और जब कुछ भी यानी एचसीएफ एक होगा, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, तभी क्या होगी, मैं अभाज्य संख्या रही होंगी क्या। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसी कौन सी संख्या हो सके भाई, उनकी 2 की गुना करोगे आप और 161 आ जाएगा। मुझे तो याद है 23 गुना 7 होगी, देख लो करके चाहे। 7 या 21, एक 2 चला गया कैरी, 7 दूनी 14, और भाई आप 2 जोड़ दोगे 161। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है आपका किस पे, 11 गुना 19 पे। शायद मैंने वन ऑफ सेट में पहले भी करवा दिया किसी सेट में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आवे भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आवे, ये वाला दे दी जाए, और आपको पता होना चाहिए 11 और 19 का है। ठीक है, फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। उसने क्या कहा कि बड़े वाली संख्या x है, यानी x जो है 23 है। छोटे वाली संख्या क्या है, y है, यानी y मेरा कितना है 7। उसने किसकी वैल्यू पूछी, 3y, यानी 7 या 21, और इसमें से माइनस करवाया उसने पहले वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 21 माइनस करो आप 23 में से, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ध्यान रखियो भाई, हो सके आपके पेपर में आपको सीधी चीज मिल जाए। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दूंगा, और बेसिक से भी बताऊंगा, और फिर इसका तरीका बताऊंगा। ट्रिक भी है इसकी भाई, ट्रिक अब बस सीख लियो है ना, लेकिन बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है 999, एक मिनट। ये चीज ऐसे है, और इसके साथ सारे का मल्टीप्लाई क्या है 99। ये ऐसा क्वेश्चन है, अभी से आंसर करोगे भाई। चलो करते हैं ना। देखो एक बार पहले तो मैं इसकी ट्रिक बता दूं आपसे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख रहा, मतलब ये 99 है, आप इससे इसे काटो एक बार, तो आप इससे जब इसे काटोगे आपको मिला 1/7 ही मिलेगा क्या, इधर भी 1/7 है, और इससे आप इसे काटो, यहाँ पे बटे में 7 मिल गया ना। अगर कभी भी ऐसी चीज आपके साथ हो रही तो आपको क्या करना, ये कितनी बार 9 है, 2 बार है, तो 9 9,
2 बार है तो आप लिख लोगे। आप देखोगे यहाँ पे कितने 9 है, 3 बार है क्या, तो उनकी 3 की आप 0 लगा दोगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, यही आंसर है। क्या चेक करना बस एक बार, इससे इसे काटोगे, अगर एक ये चीज जो बटे में यहाँ पे यही वाली यहाँ पे मिलेगी ना, तो क्या होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। आप क्या करोगे, इस वाली यहाँ पे जितनी बार 9 से मल्टीप्लाई होगी, कितनी बार रिपीट है मैंने वो लिख दिया, सेम उतार लिया। लेकिन यहाँ पे जितने बार 9 था मैंने उनके नाम की 0 लगा दी। ये मेरा ट्रिक से क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ट्रिक के साथ साथ आप बेसिक भी सीखोगे, तभी मजा है चीज का। ट्रिक में खाली मजा नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर रहा, ये 2 बार 9 है क्या, मैंने देखा कि इससे कट काट दूं मैं एक बार, तो ये 7 बार जाएगा, और इधर भी 1/7 ही है। अगर ऐसी कभी चीज मिलेगी तो आप क्या करोगे, ये जितनी बार 9 है आपने लगा दिया 9 9, और यहाँ पे जितने 9 होंगे उनके नाम के 0 लगा दोगे। ये आपका क्या है आंसर, ट्रिक से है लेकिन ये, ठीक है। और ट्रिक भाई 100% सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि डाटा को इधर उधर कर दिया जाए तो दिक्कत आ जाएगा। बेसिक से देख लो एक बार इसे। मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा, 1/7 प्लस 9 9 9, ठीक है, और 6, ये 692 अपॉन 693 मल्टीप्लाई में 99, ये चीज है भाई, ठीक है। इसका आपको सोल्व करना, ठीक है। तो आप करोगे 1/7 है जो बाजू लिख लो आप इसे। अब मैंने पिछले 2 3 क्वेश्चनों में मैंने रिपीट कर ली एक चीज, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, ये सही में लिख रही है, ऐसा है ये वैल्यू, ठीक है, ये सही में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये है ना ये चीज, तो 9 9 9 692/693, ये है ये असलियत में चीज। मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रैकेट को लगा दिया, वो गलती है भाई, ब्रैकेट नहीं होने का यहाँ पे, ठीक है। और बाहर ये 99 से मल्टीप्लाई है, ये है असलियत में चीज, ठीक है, ये वाली चीज है। पिछले क्वेश्चन में भी ध्यान रखोगे, अगर मैंने ब्रैकेट लगाया होगा ना, मैंने अभी सॉल्यूशन बताया तो ब्रैकेट नहीं है। चलो आप एक बार देखो, 1/7 तो बाहर चुका चुका है भाई। अब क्या है, ये 99 है, आपको पता है कि इसका मतलब प्लस हुआ है क्या, मैंने पिछले 2 3 क्वेश्चन में ये चीज बता दी, ठीक है। तो ये 99 क्या है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये चीज आ गई क्या। अब ये वाला प्लस का साइन, ठीक है, ये 692/693, इसके साथ में 99 मल्टीप्लाई करेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक किसी को। तो मैं नोटिस कर रहा कि इससे ये 7 बार कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ से लिखूंगा, ये 1/7 में इसके ही साथ ले लूंगा। पहले मैं अभी इधर देख लूँ क्या है, ये 9 9 9, इसे मैं क्या लिख सकूँ, 100 - 1 लिख सकूँ क्या, ये इसे मैं 100 - 1 लिख लूँ ऐसे, ठीक है। ये आ गया मेरा 100 - 1। और अब इधर देखो आप, वो 1/7 था जो आपका, और इधर क्या है, 692/7, ये इधर से आ गया आपका, ये 7 बार काट दिया ना आपने, ठीक है। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये फिर से 693/7 आ गया क्या। और इधर से देखो आप क्या लेके आओगे, 9 9 9 और 0 0, ठीक है। इसमें से आप क्या घटा दोगे, 9 9 9, एक बार ये घट जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या आया, 693/7 आ गया क्या, ठीक है। ये आपको पता है कि 7 बार कट जाएगा आपका फिर से, ठीक है। ये आप इसे सोल्व करोगे, ये क्या हो गया, 9 9, 1/7 हो गया क्या। कोई मिस्टेक कर दी भाई, चेक कर दो एक बार। 1/7, 9 9 9, 99 प्लस 692, 7 बार आ गया, 93 आ गया, 1/7 आ गया, 7 आ गया, इधर से 7 आ गया सारा सोल्व करके, ठीक है। तो यानी ओवरऑल माइनस करना है मुझे, तो ये आएगा भाई, ठीक है। एक बार चेक करो इसे, चलो बाद में देख लेंगे एक बार, ठीक। पहले आगे कर दो क्वेश्चन, इसे दोबारा रिपीट कर लेंगे भाई, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऐसा ही, ऐसे भी बाद में देख लेंगे फिर तो। अब ये कर दो पहले, अब एक बार
ये क्या है, एवरेज से, उसे बाद में देख लेंगे, एक बार पहले इसे देख लो। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों की औसत भार 38 किलोग्राम है, उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तद अनुसार उस नाव का भार कितना होगा। ठीक है, यानी कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 5 व्यक्ति है, 38 है भाई, 5। ठीक है, और अगर नाव को भी इंक्लूड कर ले तो 6 हो जाएंगे क्या, और कितना है औसत बार 52 है। तो उसने पूछा कि नाव का भार बताओ आप। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक माइनस होगा कि अगर हम नाव को ना इंक्लूड करें, और एवरेज की बात करें तो कितना कम हो गया, ये 12 में से 8 गई, ये 14 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है या कुछ। ठीक है, 8 और 4 12 और, ठीक है, तो ये देख लो कितना आ गया, 38 आ गया, और ये 14 चिक 84 हो गया। ठीक है, ये भी माइनस का होगा ना, क्योंकि ये भी घटा, ये भी माइनस में ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया 8 और 4 12 2 11 और 1 12, 122 आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा, एक बार दोबारा देख लो, 6 थे, उनका सब 52 था, यानी नाव को भी ले रखा मैंने इसके अंदर। ठीक है, और जब क्या था, मैंने नाव को निकाल दिया तो 38 हो गया, तो एक निकल गई क्या नाव, और एवरेज के अंदर कितनी कमी आई, 14 की कमी आ गई। ठीक है, तो ये कितना मैंने निकालना, जो ये चीज निकाली उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये -38 आ गया क्या जी, और 14 चिक 84, ये भी 84 माइनस का आ गया, तो ये जो चीज मैंने निकाली उसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, 8 और 4 12 2 8 11 और 1 22, तो 822 122 आ गया। ठीक है, ये नाव का भार है। ठीक है, आप डेविएशन से भी कर सको इसे, डेविएशन से देख लो, एक नाव में बैठे 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर 6 है तो कितना आ गया, 6 का 52 है, और अगर 5 है तो कितना आ गया, 38 आ गया। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, नाव का वेट 52 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके जाने से क्या चेंज आया, 14 घट गया। आप देख रहे हैं कि 14 माइनस हो गया, जब नाव को निकाला तो नाव 52 तो अपना ही लेके जाएगी, लेकिन 14 पंजे 70, 70 इनका भी लेके भाग जाएगी। ठीक है, तो 2 और 122, तो यानी नाव का भार 122 आ गया। डेविएशन से कर लो, इस तरीके से कर लो, सारे एक ही बात है। ठीक है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो एक काम करना, आपको एवरेज निकालना है क्वेश्चन के अंदर, 8 क्रमिक संख्याएं हैं। ठीक है, और उनका औसत कितना है, 6.5 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत। ये क्वेश्चन तो पागल बनाने के लिए दिया आपसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को फिर से लोगे, फिर से एवरेज निकालोगे, 6.5 ही होगा। ठीक है, समझो इस बात को, मान लो कि कितनी संख्या है, 8, 7 8, 8 संख्या है मेरे पास। ठीक है, 8, 1 2 3 4, 4 मैंने इधर छोड़ दी, 4 मैंने इधर छोड़ दी, एवरेज 6.5 आ गया। ठीक है, और वे लगातार आने वाली संख्या है, तो इसका मतलब ये 6 रही होगी, ये 5 रही होगी, और ये कितनी रही होगी, 4, ये रही होगी 3, ऐसे ये 6 है तो ये 8 होगी, सॉरी 7 होगी, ये 8 होगी, ये 9 होगी, और ये 10 होगी। ठीक है, इसने क्या कहा, सबसे छोटी तो सबसे बड़ी, यानी सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है। एवरेज का फंडा ही यही है कि भाई सबसे बड़ी सबसे छोटी लेकर निकाल लो आप, बराबर वाली ले लो जस्ट दोनों, उसका निकाल लो, या बीच वाली मिड की ले लो, तब भी एक ही बात है। ठीक है, तो 10 और 3 13, 13/2, एवरेज के लिए 2 से भाग दे दो तो 6.5 आएगा। जी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें पूछी जा सके, मेरा टारगेट होना चाहिए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल सकूं क्या मैं। मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन फ्रेम कर दे, जी हाँ, उस चीज को चेक कर लो आप, औसत कितना है, 6.5 है क्या, औसत कितना है, 6.5। आप अगली चीज चेक करो, 8 क्रमिक संख्या है ना, वो कितनी संख्या है, 8। आपका काम है सबसे पहला आप उसमें से एक माइनस करो, तो 7 आ गया। अगर वो संख्या है क्रमिक कभी भी लगातार आने वाली, तो आप क्या करोगे, इसको जो आपका ये जो आएगा ना, इसे आप एक बार 2 से भाग दोगे। अगर वो होती सम या विषम, यानी दो दो के गैप पे आने वाली संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये वाली भाग नहीं देनी थी फिर आपको। लेकिन अगर वो लगातार आने वाली है तो फिर दोगे, तो ये कितना आ गया, 3.5। ठीक है, अब देखो अगर आप इसमें 3.5 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, अगर आप इसमें से 3.5 घटा दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है,
तो अब देखो इसमें जब मैं जोड़ूंगा तो ये 10 आ जाएगा क्या, जब इसमें मैंने 3.5 को ऐड करा। और ये देखो जब मैं इसमें से 3.5 को माइनस करूंगा तो ये 3 आ जाएगा क्या, छोटी संख्या। अब इस पे कोई और क्वेश्चन बना सके, दोनों के स्क्वायर का योग पूछ ले, दोनों के स्क्वायर का मल्टीपल पूछ ले, दोनों के स्क्वायर का अंतर पूछ ले, क्यूब का पूछ ले, तो ऐसी चीजें बनाई जाए तो ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए, ऐसे निकाल लोगे आप। ठीक है भाई चलो। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था। ठीक है, 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था। चलो देखो, बल्लेबाज बारी पारी में एक निश्चित हो जाता, मैंने मान लिया कि भाई 12 पारियों में उसको औसत मान लूं मैं कुछ, मैंने मान लिया कि 12 पारियों में उसका औसत ए था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, मैंने मान लिया कि 13वीं पारी उसने खेल दी भाई, 5 रनों की वृद्धि होगी औसत में, तो A+5 हो गया क्या औसत। एक पारी बढ़ी और 5 औसत बढ़ गया, तो मैं ये वाली जो पारी है वो निकाल सकूंगा मेरी लैंग्वेज में क्या, बिल्कुल A+5, 12×5 = 60, ये निकाल दी मैंने। और उसने कितनी बताई, उसने बताया कि 96 है भाई। चलो, अगर ये 96 है तो ये आ गया। उसने कौन से वाली पारी पूछी है देख लो, उसने पूछा कि 13वीं पारी के बाद उसको औसत कितना होगा, यानी A+5 की वैल्यू पूछी है उसने। उसने पूछा कि A+5 की वैल्यू बताओ आप। तो ये इसका मतलब मैं इस डाटा को इधर रहने दूं, इस डाटा को उधर भेज दूं क्या, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो A+5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया 36। ये तो चीज उसने पूछी थी कि आप बाद वाली चीज बता दो। ठीक है, वो पूछता कि भाई 13वीं पारी से पहले या 12 पारी तक कितना होगा, तो आपको क्या करना था, इस 5 को भी इधर भेज दो, फिर एक ही वैल्यू बतानी थी बस आपको। ठीक है, ये चीज बताओ आपकी समझ में आई क्या भाई। या फिर आप ऐसे कर सको कि 13वीं पारी में 96 रन बनाता, जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि होती है। एक बात बताओ भाई, 13 पारियां होगी और 5 की वृद्धि औसत में कर दी, तो 13×5 = 65, तो 65 रन तो सिर्फ एवरेज बढ़ाने बढ़ाने के लिए लग गए। ठीक है, और उसने रन बनाए कितने, 96। ठीक है, तो 96 में से अगर मैं इस चीज को माइनस कर दूंगा तो एक, 9 में से 6 गया 3, तो मेरा 12वीं पारी तक 31 का औसत चल रहा था आगे। उसने बाद वाला पूछा तो मुझे पता कि 5 रन की वृद्धि होगी थी औसत में, तो +5, बाद वाला पूछा तो 36 आ जाएगा, पहले वाला पूछा तो भाई 31 आ गया। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सको इस चीज को, या फिर ये तरीका है ये आपका। देखो अगला क्वेश्चन, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात दिया है आपसे भाई। ठीक है, क्या दिया, 3:7 और 7:5। ठीक है, दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाता है नए मिश्रण में, स्प्रिट और जल का रेशो बताओ। ठीक है, तो स्प्रिट और वाटर, ठीक है भाई, स्प्रिट और वाटर की बात हो रही। ठीक है, 20 लीटर है पहले वाला, ठीक है, लेकिन रेशो क्या है, 3:7, यानी 10, 10 की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6, 7 की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब ये देखो, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 36, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 36 है, तो एक की वैल्यू 3 आ गई, 7 तिया 21 आ गया, 5 तिया 15 आ गया। ये ऐसे रहे भाई। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने सबको मिला दिया, तो जब मैंने मिलाया तो भाई 21 ये और 6 ही हो जाएगा, 27 तो आ गया स्प्लिट तीसरे बर्तन के अंदर, और ये आ गया 29, तो ये रेस हो रहा होगा भाई। ठीक है, ऐसे कर लोगे आप, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर। ये देखो क्वेश्चन भाई, एक बार पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस पैटर्न के क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होते हैं भाई। आर्मी की एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 है। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता और 40 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 होता है। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। ठीक है, आप बताओ कि टोटल कितने हैं, सिलेक्ट कितने हुए, नोट सिलेक्ट कितने हैं, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, 3 रेशो बनेंगे आपके पास, 3 की थ्रेड्स में। ठीक है, तो आप इन दो का यूज करके भी निकाल सको, इन दो का भी, इन दो का भी, कैसे भी करके निकाल सको। ठीक है, मैं किसी एक को करूंगा और जब आप ट्राई कर लोगे। आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का रेशो क्या है, 3 है, यानी सिलेक्ट तो हुए 3, नोट सिलेक्ट हुए 1, यानी टोटल 4 रहे होंगे क्या। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?
अब देखो, यदि 80 कम ने आवेदन किया होता, ठीक है, यानी तो टोटल आवेदन हो रहे उनमें से 80 कम आवेदन हो जाएगा, तो फिर क्या हुआ, 40 कम चयनित होते, ठीक है, यानी अब क्या हो रहे, 40 कम सिलेक्ट हो रहे, और ये भी भाई सीधे 40 ही कम रहे होंगे, सीधी बात है, 80 पूरे कर देना ये मुझे, ठीक है, ऐसा डाटा बन जाएगा मेरे सामने, ठीक है, 80 कम ने आवेदन किया तो 40 कम सिलेक्ट हुए, ये भी ऐसे, ठीक है, तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 हो गया, तो अब ये रेशो 4:1 बन गया भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 हो गया, ठीक है, मैं किसी भी दो को यूज लेके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा, ठीक है, मुझे क्या बताना, तो कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, ठीक है, मुझे 5 की सारे टोटल की वैल्यू बतानी है, मतलब, ठीक है, तो मैं इससे ही कर लूंगा क्वेश्चन को, देख लो क्या हुआ भाई, 4 चौक 16 और 5 तिया 15, क्रॉस लगा लिया मैंने, ठीक है, तो एक आया मेरा रिजल्ट, मैंने क्या करा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करी, उनका डिफरेंस लिया, तो एक आया क्या जी, आप यहाँ पे देख लोगे आप, 8 चौक 32 320 आ गया, और 5 चौक 20 यानी 120, डिफरेंस लूंगा मैं, 120 आ गया, ठीक है, उसने क्या पूछा मेरे से, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, टोटल कितने हैं, 4 की वैल्यू निकालनी भाई मुझे, ठीक है, एक की वैल्यू 120 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480, ये आंसर हो जाए, कुछ भी चीज पूछ ली जा सके, आप इस चीज को ऐसे भी कर सको थे, इसका रेशो इसके साथ लेके भी निकाल सको थे, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर दो। ये देखो भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसने कहा कि ए प्लस बी का 40%, यानी परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो, ये 4 को ये 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा भाई, ये इधर आ जाएगा 3, तो मुझे क्या पता लगा कि A+B अपॉन A-B का रेशो कितना आया मेरा, 3/2 आ गया क्या, ठीक है, यहां से मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकूं, ए की वैल्यू होगी 3 और 2 5/2, बी की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो मैंने क्या है रेशो चाहिए तो ए और बी भी काट दिया, तो 5 और 1 आ गया, ए 5 आ गया और बी आ गया 1, ठीक है भाई, तो मुझे इसमें वैल्यू पुट करके मुझे रेशो ही बताना, ठीक है, 2a, ए की वैल्यू 5 है, तो 10 - 3, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया ऊपर, तो भाई अब डिवाइड में देख लो, A+B, ए कितना है 5 और 1 6, 7/6 आंसर, ठीक है, ऐसे कर दो आप, एक चुनाव में एक उम्मीदवार है भाई, 84% मत प्राप्त हुए उसे, ठीक है, 476 मतों के लिए बहुमत से निर्वाचित होता है, ठीक है, अब देखो 100% मत होते हैं क्या किसी भी इलेक्शन के अंदर, अब 84 तो उसे केरलो को मिल गया भाई, तो इसका मतलब क्या, इसे कितने मिले होंगे, इसे इतने मिले होंगे, ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस चेक करूंगा, इनका डिफरेंस क्या है, कितने वोट से हार जीत हुई, ये चीज चेक करनी मुझे भाई, ठीक है, कितने वोट से हार जीत हुई, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6, 68 आ गया क्या, ठीक है, लेकिन उसकी लैंग्वेज में कितने से हुई, उसने कहा कि मेरी भाषा में तो इतने से जीत गया भाई वो, लेकिन वो कह रहा कि भाई कितने से परसेंट में ये वैल्यू, ठीक है, वो कह रहा कि 476 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 836 7, क्या बताना आपको, कुल मतों की संख्या, तो 100% की वैल्यू बता दो, 700 हो जाएगी क्या भाई, किसी कार्यालय में किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, मैरिड है, ठीक है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप कैसे भी करो, रेशो से भी कर लोगे आप इसे, और इसे आप क्या करोगे, एलिगेशन से भी कर सको भाई, एक बार ट्राई कर लो आप इसे। चलिए करते हैं, किसी कार्यालय का 40% महिलाएं है, मैं फीमेल और मेल लिख लूंगा, ठीक है, मैं एलिगेशन से पहले करूंगा, 40% महिलाएं हैं तो 2 महिलाएं हैं, तो 3 कितने हैं पुरुष हैं, मैंने क्या कर लिया फ्रैक्शन ब्रेक करके मैंने रेशो लिख दिया इनका, ठीक है, आगे क्या हुआ, 70% महिला स्टाफ मैरिड है, तो 30% क्या होगा,
अनमैरिड होगा क्या, क्योंकि अनमैरिड पूछा मेरे से, अविवाहित। अब देखो भाई 50% पुरुष विवाहित है, तो 50 ही अविवाहित होगा क्या, अनमैरिड भी। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इनका मैं टोटल करूंगा रेशो का, तो ये आ गया 5। उसका मैं करूंगा डिफरेंस, एलिगेशन का तरीका है भाई ये, ठीक है। 20, 5 की वैल्यू 20, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 4 आ गई, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 8, ठीक है। ये 8% हो जाएगा। और ये बड़ी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ये घटा होगा ना, तो 42 रहा होगा यहाँ पे, जब भी तो ये 8 आया होगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। मैंने एलिगेशन से कर दिया इसे, या फिर आप क्या करोगे, फ्रैक्शन से कर लिया भाई। 100 मान लिया आप टोटल, फिर उसे ब्रेक करते चले जाइए, ठीक है। चलो, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हासित मान, वर्धित का मतलब बढ़ा हुआ, और ये क्या दिया इसने, हासित का मतलब घटा हुआ मान, ठीक है। मैंने मान लिया कि नंबर 100 है, ठीक है। इसने डाटा दिया सोल्व करना आपको, बस और कुछ नहीं है। मैंने मान लिया कि 100 नंबर है, इसने क्या कहा, 20% वर्धित मान, बढ़ा हुआ मान, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, 25% हासित मान, तो 75 हो जाएगा। परसेंटेज तो क्या ही लगाओगे, ठीक है। ये आ गया। तो इनका डिफरेंस क्या है, अंतर, अंतर कितना आएगा भाई, 25 और 20 कितना आ गया, 45। मेरी भाषा में 45 है, उसने दिया 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। क्या बताना है भाई, वह संख्या बतानी, तो संख्या 100 की वैल्यू बतानी, इसका मतलब 5 दूनी 20, 20 80। रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4:5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, रीचा का लाभ प्रतिशत। ऐसे तो रीचा को हानि हो जाएगी। चलो एक बार करके देख रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4-5 पर खरीदी, ठीक है। यानी मैंने मान लिया कि अगर मेरा एमपी कितना है, एमपी और सीपी का रेशो क्या है भाई, इसने दिया कि एमपी क्या है 5, और सीपी मेरा कितना है 4, ठीक है। मैंने मान लिया कि 40 और 50 रहे होंगे, ठीक है। उसने, रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4:5 पर खरीदा था, इसे सूची मूल्य के 20% अधिक पर बेच दिया। सूची मूल्य मेरा ये है क्या 50, इसका 10% 5, और 20% करना तो 10 आ जाएगा, यानी 60 में बेच दिया मैंने इसे, ठीक है। तो रीचा का क्या बताना, लाभ बताना, 20% अधिक सूची मूल्य से रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4:5 में खरीदी, सूची मूल्य के, इसकी सूची मूल्य के, ये 4/5 हो सके ऐसे होगा ये, 4/5, ये ऐसा दिया होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एमपी मान लिया भाई अपना 50, तो सीपी मेरा 40, उसने इतने में बेच दिया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ, क्या किस पे हुआ, 40 पे, तो यानी 1/2 यानी 50%, ठीक है। एक ही बात है दोनों, ठीक है, 50% का प्रॉफिट होगा। एक दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। तो यानी एक वस्तु का सीपी क्या रहा होगा, ये चीज चेक करो आप सबसे पहले तो, ठीक है। एक वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 2400 रुपये में तो 80 वस्तुएं खरीदी, तो प्रत्येक वस्तु कितने में रही होगी, 30 की रही होगी क्या। उसने क्या करा, वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। 16% के लाभ पे जब वस्तु को बेच देगा वो, तो उसका भाई क्या बताना आपको, विक्रय मूल्य बताना। तो आपका एसपी कितना होगा ये देख लो, 16×3 = 48, और 3 ही कम 3, ये पॉइंट इधर जंप कर जाएगा, 34.8। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, ठीक है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करो, 20% हो जाएगा, लेकिन फिर भी करो भाई। देखो क्या कहा, एक स्टोर लागत मूल्य के 25% लाभ पर, ठीक है। चलो, यानी सीपी
और प्रॉफिट की बात हो रही कितना 25%, यानी 1/4। ठीक है, यानी सीपी अगर 4 रहा तो 1 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना रहा होगा। इसका मतलब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग एसपी मेरा 5 रहा होगा क्या। जी बिल्कुल। ठीक है, अब क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करो। विक्रय मूल्य कितना है 5, लाभ कितना हुआ 1। ये कह रहा है विक्रय मूल्य पे गणना करो। 1/5 किसकी फ्रैक्शन है 20 की, या फिर आप 100 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 20% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो 25 वस्तु का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। ये भाई इससे आसान क्वेश्चन पूरे मैथ के अंदर नहीं होने का आपको। 25, ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्या सीपी बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के। तो यहां से आप पता सीपी और एसपी का रेशो क्या आ गया, 5 से कट के 5 चौक 20, पंजे पंजे 25। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना कितने का लाभ हुआ 1 का, किस पे हुआ 4 पे, तो 25% का लाभ आ गया, 25% का लाभ। ठीक है, चलो यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। एक बार ट्राई करो भाई जल्दी से क्वेश्चन को। ठीक है करते हैं, चलो मुझे मैंने आपसे बता रखा कि भाई आर टी बराबर एस आई परसेंट आपके दिमाग में चलना चाहिए बस हमेशा। आर टी बराबर एस आई परसेंट, आर टी बराबर एस आई परसेंट, ऐसे दिमाग में रखना 12 वर्ष में। ठीक है, आर कितना ब्याज मिला दुगनी होगी तो एक पे एक ही ब्याज मिला क्या, प्रतिशत के लिए गुना 100। ये 12 यहाँ से इधर आ जाएगा क्या, यहाँ से अब यहाँ नहीं है, ये इधर ले आया हमेशा। ठीक है, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। ये मैंने 1/2 क्यों लिख दिया, ये मैंने सेम ही ब्याज मिला ना, दुगनी होगी तो एक ही राशि थी एक ही ब्याज मिला, यानी है ना कि देखो समझो इधर आर टी बराबर ऐसा ही परसेंट होता है आपका। ऐसा ही कितना मिला आपको, एक ही ब्याज मिला, एक पे मिला, प्रतिशत के लिए मैंने 100 कर दिया। आर टी बराबर होता है ऐसा ही परसेंट, तो मुझे आर तो निकालना, लेकिन टी की वैल्यू कितनी थी 12 साल थे, तो मैं यहाँ 12 यहाँ ना लिखा यहाँ लिख सकूँ क्या, बताओ भाई। ये मेरा आ गया आर परसेंट की वैल्यू 12×8 = 96 और 4 इतना परसेंट, लेकिन मैं से क्या लिख सकूँ 8 सही 1/3%। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई, ब्याज कितना मिला 3, किस पे मिला 10 पे, प्रतिशत के लिए गुना 100, ऐसा ही परसेंट निकालिया मैंने। ये किसके बराबर होता है आर टी के, आर मुझे बताना है, टी मेरा कितना है 5 वर्ष है, मैं यहाँ ना लिख के सीधा यहाँ पे लिख दूँ कितना 5 वर्ष। ठीक है, 10×5 = 50, दूनी 100, ये आ गया 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% की वार्षिक नामांकित दर से मेल खाती होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि 6% तो ईयरली है, लेकिन आप मंथली स्लॉट में बना के दो इसे 1 साल के लिए, तो आप चेक करो कितना ब्याज मिल रहा होगा आपको उस हिसाब से, और कौन सी असलियत में बैठ रही होगी, जो 6 का डाटा होगा कंप्लीट। ठीक है, जो 6 का कंप्लीट डाटा होगा, ये चीज बतानी है आपको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ईयरली अगर 6% है तो भाई मंथली कितनी रही होगी, मंथली रही होगी 3%। और 1 साल में कितनी छमाही बन जाएगी, 2 छमाही बन जाएगी क्या, तो मैं 3 का 2 बार अप्लाई कर दूंगा, 3+3 मल्टीप्लाई 3/100, तो 3 और 3 6, ये +9 के बाद 0, ऐसी चीज आ गई 6.09। खत्म कहानी क्वेश्चन की। ठीक, ए किसी कार्य को 2 दिन, ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से इसे 1 दिन में कर सकते हैं। इसने बताया कि ए अगर करेगा तो 2 दिन में कर देगा,
बी उस काम को 3 दिन में कर देगा, और अगर ए, बी और सी तीनों काम करेंगे तो एक दिन में काम खत्म हो जाएगा भाई, ये कंडीशन है। तो मैंने मान लिया कि मेरा टोटल वर्क इन सब का एलसीएम 6 होगा, तो ये 3, 2, 6, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई क्या, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की कितनी है 2, सी की कितनी है 1। ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई इनकी, ठीक है। सी अकेले करेगा काम को, ठीक है, तो 6 काम है, ए की एफिशिएंसी से 6 में ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई ज्ञात करो, ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मीटर में बताना मुझे। एक बात बताओ, मैं पिछले सेट अगर आपने लगाया होगा ना, तो ये आपके लिए सिर्फ देखने से ही होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि 18 की वैल्यू 36 है, तो 2 मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या रही होगी 10, 10 और 25 सेकंड में तो 250, कुछ भी नहीं करना होता भाई, ठीक है। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो बेसिक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या, तो आप इसे क्या करो 5/18 से गुणा करके इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है क्या, ठीक है। और कभी भी एक रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी या फिर किसी टावर को पार करेगी, ऐसी किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो उसका मतलब क्या है, ट्रेन खुद को ही पार कर रही है बस, और कुछ नहीं आपको ऐड करना उसके अंदर। हर चीज को आप क्या मान लोगे, नगण्य मान लोगे, ठीक है। अब देखो 25 सेकंड में पार कर रही हो खुद को, स्पीड कितनी है 10 की स्पीड से 25, तो 250 मीटर की लंबाई तय करी क्या उसने, बताओ, यही है आपका आंसर। और मैंने क्या करा 36 है, मैंने किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू 18 और मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू 5, 18 की वैल्यू 36 है, तो डबल चल रहा है क्या, तो 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 आ गया मेरा ऐसे ही। और कितनी देर चला मैं 10, भाई 250 दिया ना इसने, सॉरी 25 दिया, 25 के हिसाब से मैं 10 सेकंड जब चलूंगा तो 250 की दूरी तय करूंगा क्या, तो बस यही था। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय ज्ञात करो, ठीक है, दोनों कंडीशन में लेट हो रहा उसे। चलो देखो भाई कर लेंगे इसे। स्पीड की बात देखो पहले, क्या है स्पीड के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है। 40 की स्पीड स्टार्टिंग में, अब स्पीड कितनी है 50, ठीक है, 50 होगी। टाइम के बारे में देखो क्या बात है, पहले 50 था तब 40 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का रिवर्स हो जाएगा जब आप सेम डिस्टेंस तय कर रहे होंगे कभी भी, ठीक है, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से। अब देखो मैंने मान लिया कि मुझे यहाँ पे टी टाइम लगाना था, एक कंडीशन में क्या है, या मैं मान लूँ कि 12 घंटे लगने थे, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो अब देखो एक कंडीशन क्या करेगी, आपको 5 मिनट देर हो रही थी, ठीक है, एक में तो आपको 5 मिनट देर थे आप, मैंने मान लिया कि आपको 10 मिनट लगनी थी कहीं पे जाने में, ठीक है, 10 मिनट मान लिया मैंने, ठीक है। पहली कंडीशन क्या कह रही कि 5 मिनट देरी से पहुंचे आप, इसका मतलब 15 मिनट में पहुंचे क्या, 15 मिनट में पहुंचे क्या, ये मैंने ऐसे ही मान लिया समझाने के लिए, ठीक है। तो यानी 15 मिनट में पहुंचे आप, सॉरी पहली कंडीशन ये नहीं है, पहली कंडीशन ये है 11 मिनट की देरी थी आपको, ठीक है। चलो आपने 10 मान लिया स्पीड अपनी, सॉरी 10 मिनट आपका क्या था यूजुअल था, फिर क्या 11 मिनट की देरी हो रही थी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको, यानी आप 11 मिनट में 21 मिनट में पहुंच रहे थे क्या, आपको 10 मिनट में पहुंचना था लेकिन आप 21 मिनट में पहुंच रहे, लेकिन क्या आपने स्पीड बढ़ाई तो 5 मिनट की देरी से हो आप सिर्फ, तो भाई 5 मिनट की देरी से होने का मतलब 15 मिनट में होना है क्या, तो भाई स्पीड चेंज करने की वजह से क्या डिफरेंस आया दोनों में, ये तो डिफरेंस है 5 6 का डिफरेंस है क्या, 6 मिनट का। मेरी भाषा में कितना डिफरेंस है देखो 10, 10 की वैल्यू कितनी आई, सिर्फ 6 मिनट आई, भाई पहले ये था 21 मिनट लग रही थी आपको, अब सिर्फ आपको 15 मिनट लगे, कंडीशन यूज कर ली मैंने, तो सिर्फ डिफरेंस कितना है 6 मिनट का ही तो आया, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपको देरी हो रही तो वो अब भी घटेगा ही वो, ठीक है। 10 की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो इस 50 की वैल्यू कितनी रही होगी 5 गुना, ठीक है, ये 50 बना लिया मैंने, तो 30 मिनट लग रही मुझे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 30 मिनट लग रही मुझे, लेकिन मुझे पता है कि पहली कंडीशन में मैं 11 मिनट देर पे हूँ। आप 30 मिनट में कहीं पे पहुंच जाओ, मान लो कि आप स्कूल गए,
आप पहुंचे 30 मिनट लेके, और आप पहुंचते ही आपके प्रिंसिपल ने आपसे क्या बोला कि भाई तू 11 मिनट की देरी से है। तो यानी कि भाई तू 30 मिनट में पहुंच भी गया और तू 11 मिनट लेट है। तो इसका मतलब क्या है, तुझे वहां पे कितना 11 मिनट पहले पहुंचना था क्या, 19 मिनट में पहुंचना था क्या? तो उसने वही चीज पूछी, सही समय क्या है, ठीक है, 19 मिनट में पहुंचना था आपको। यानी आप पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 30 मिनट में पहुंचे, लेकिन आप पहुंचे वहां पे, लेकिन आपको पता लगे कि आप 11 मिनट की देरी से हो। ठीक है, अब आपको इसका मतलब क्या है कि आप 30 मिनट में पहुंचे और 11 मिनट लेट हो आप, तो आप क्या सोचोगे कि यार मुझे 11 मिनट और पहले आना था। तो यानी 19 मिनट में पहुंचना था आपको वहां पे। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई ज्यादा से ज्यादा। इसी के साथ आपका आज का सेट भी पूरा हो गया। ठीक है, आप इसे